हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज 10 दिसंबर 2022। आज हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, लेकिन जैसा हम रोज करते हैं, बिफोर वी मूव ऑन टू द करंट अफेयर्स, हम लोग आज पहले देखेंगे कि किन सवालों के जवाब आज के इस सेशन में, आज जो हम कुछ कहानियां देखेंगे उनकी सेशन में हमको ढूंढने हैं। चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो आज आपको इस सेशन में कितने सवालों के जवाब ढूंढने हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। सबसे पहले जो आपका सवाल होगा वो होगा व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स। ये तो स्टैटिक जीके का सवाल है, ये तो इसके लिए तो आप लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता होना चाहिए व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स। लेकिन इसका आज रेफरेंस है हमारे एक कहानी में, इसलिए वहां से ये सवाल आता है। दूसरा सवाल जो आपको है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को कोई अवार्ड मिला है, तो उस अवार्ड का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तीसरा जो आपका सवाल है वो भी स्टैटिक से ही है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए इसलिए कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और वहां के जो फादर ऑफ द नेशन है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो उनका रिलेशन क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद एक सवाल है इंटरनेशनल लेवल से कि फेडरल बैंक, जो फेडरल रिजर्व जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसकी कितनी रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स है, कितनी रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स है, उसमें आपको बताना है यूएस की। और पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है पेरू की, पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है। इन 5 सवालों के जवाब, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको आज के सेशन में मिलेंगे। तो आई होप आपने ये 5 सवालों की लिस्ट बना ली होगी। अब चलेंगे हम अपनी कहानियों पे। पहली कहानी एकदम करंट कहानी है साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन का नाम है मैंडोस। अब ये मैंडोस नाम का जो साइक्लोन है, इसका लैंडफॉल हो गया है। लैंडफॉल मतलब ये जमीन से टकरा गया है। कहां टकराया है? ये टकराया है चेन्नई के महाबलीपुरम में। तो महाबलीपुरम में ये टकरा गया है और अभी वहां पे काफी तेज हवाएं चल रही है। कुछ पेड़ उखड़ने की भी न्यूज वहां पे आई है, बारिश जोरों से हो रही है। अब ये साइक्लोन का नाम जो है, जैसे मैंने कहा आपको, मैंडोस, ये उसका नाम है। जैसे ही हम कहते हैं ना साइक्लोन, तो ये अभी ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, आपको यहां दिखेगा ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट। अब यहां चेन्नई है, राइट। साइक्लोन कहीं तो भी यहां बना बे ऑफ बंगाल में और ये ऐसे मूव होते आए, तो ये यहां पे जब जमीन से टकराता है तब इसको कहते हैं कि साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल, तो ये जिस जगह पे टकराता है उस जमीन से, उसको वहां पे लैंडफॉल हुआ ऐसा कहते हैं। तो ये कहां टकराया? ये टकराया महाबलीपुरम चेन्नई में, ठीक है। अब जमीन पे टकराने के बाद वैसे तो साइक्लोन वीक होना शुरू हो जाता है ना। तो जमीन से ये टकरा गया है, अब ये वीक होगा। महाराष्ट्र पे इसका इंपैक्ट क्या गिरेगा? तो थोड़ी सी हवाएं तेज चल सकती है हमारे यहाँ पे, उससे ज्यादा बड़ा कोई इंपैक्ट होने का कोई स्कोप या चांस लगता नहीं है, क्योंकि काफी दूर वो टकराया है ना। तो ये जो साइक्लोन है अभी जो आया है, ये साइक्लोन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैंडोस, है ना, मैंडोस। आज हम एक नई चीज पे भी बात करेंगे। नई चीज आपके लिए नहीं है, इसलिए नई चीज कहा। नई चीज का मतलब कि ये साइक्लोन का नाम कैसे पड़ा, ये कौन से बेसिस पे ये नाम दिए जाते हैं, उनकी सारी सिस्टम आज हम समझेंगे। देखो तो कहानी क्या है इसके पीछे की। कहानी ऐसी है कि सन 2000 में दुनिया भर की सारी मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि एक नामकरण की, साइक्लोन को नाम लोकल नाम देने चाहिए ताकि साइक्लोन के नाम याद रहे, और इसीलिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। तो दुनिया में 6 रीजनल मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब है वेदर डिपार्टमेंट, जो हमको वेदर फोरकास्टिंग वगैरह ये सब करते हैं, वो होता है मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब ये जो है मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके दुनिया में 6 रीजनल मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है। 6, उनमें से एक है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। अब इनको मैंडेट किया गया है, आईएमडी जिसको हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, इसको मैंडेट किया गया है कि ये नॉर्थ
इंडियन ओशन जो है, नॉर्थ इंडियन ओशन। अब इंडिया के नीचे जितना भी ओशन है ये सब कौन सा ओशन है? ये सब है इंडियन ओशन। इसका नॉर्दर्न पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके नीचे फिर आ जाएगा सदर्न पार्ट। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडियन ओशन का, उसमें जितने भी साइक्लोन्स आएंगे उनका नामकरण करने का जो जिम्मा दिया गया है वो किसको सौंपा गया है? वो दिया गया है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे नाम आईएमडी ही देगा, ये रीजनल सिस्टम है। इसका मतलब क्या कि उस रीजन में आने वाली जितनी कंट्रीज है सबको चांस दिया जाएगा नाम देने का। अब सब नाम कैसे देते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि ये रीजन में कितनी कंट्रीज है वो देखा जाए पहले। अब यहाँ पे टोटल 13 कंट्रीज है, अगर आपको इस लिस्ट में दिख रहा होगा तो 13 कंट्रीज है। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन तक ये पूरी कंट्रीज की लिस्ट है। हर कंट्री को कहा जाता है कि अपनी ओर से आप 13 नाम दीजिए। 13 कंट्रीज है, 13 नेम्स आ गए, है ना। जैसे इंडिया ने जो 13 नेम्स दिए हैं वो है गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, तार, प्रोबोहो, नीर, प्रभंजन, गुर्मी, अंबुज, जलाधि, वेगा। तो ये इतने सारे नाम इंडिया ने दिए हैं। वैसे ही 13 अलग अलग नाम हर इन 13 कंट्रीज ने दिए। तो 13 बाय 13 169 नामों की लिस्ट तैयार हो गई। तो ये 169 नाम है। तो इस लिस्ट के हिसाब से पहले लिस्ट से शुरू होता है, फर्स्ट लिस्ट से शुरू होता है ऐसे, फर्स्ट लिस्ट खत्म होने के बाद सेकेंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो फर्स्ट लिस्ट अभी शुरू हो गई थी, तो शुरू हुई तो फर्स्ट लिस्ट में से जो पहला साइक्लोन आया था उसको नाम दिया था निसर्ग, ये बांग्लादेश ने दिया गया था नाम। दूसरा जो साइक्लोन आया था उसका नाम था गति, जो इंडिया ने दिया गया था। अभी फिर तीसरा जो आया उसका था निवार एंड सो ऑन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो साइक्लोन आया था उसका नाम था सित्रंग, और ये थाईलैंड ने दिया था नाम, थाईलैंड ने, उसका नाम था सित्रंग। उससे पहले जो आया था असानी, जो श्रीलंका ने दिया था। तो अभी लिस्ट में जो अगला नाम था वो नाम था यूएई का। कौन सी कंट्री का नाम था? यूएई का। और यूएई ने जो नाम सजेस्ट किया था वो था मैंडोस। इसीलिए अभी जो साइक्लोन आया है उस साइक्लोन का नाम क्या रखा गया है? मैंडोस। मैंडोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रेजर बॉक्स। इसका मतलब होता है ट्रेजर बॉक्स, है ना, खजाने का डब्बा। तो ट्रेजर बॉक्स ये मैंडोस का नाम होता है। अब आप, अगर आपको ये क्लियर दिख रहा होगा तो यहां लिखा है यमन, और यमन ने अगला जो साइक्लोन आएगा उस साइक्लोन का नाम जो होगा वो होगा मोचा, MOCHA, मोचा, बराबर है। और मोचा के साथ ये पहली लिस्ट खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट शुरू होगी। तो उसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम लिखा जाएगा बिपरजॉय, जो कि बांग्लादेश ने दिया हुआ होगा। तो ऐसे करके ये पूरी लिस्ट बाय लिस्ट हर साइक्लोन को नाम दिया जाता है। तो ये है साइक्लोन की नेमिंग सिस्टम। कहाँ की नेमिंग सिस्टम है? कौन से नाम है ये है सारे नॉर्थ इंडियन ओशन में दिए गए आने वाले सारे साइक्लोन के नाम्स। आई होप आपको ये नेमिंग वाली जो सिस्टम है, साइक्लोन्स को नेम देने की जो ये सिस्टम है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अभी जो साइक्लोन आया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैंडोस। द नेम हैज बीन गिवन बाय यूएई। आपको ये इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक ये पॉइंट में से क्लियर समझ में आ गई होगी। चलो अब चलते हैं हम लोग अगली कहानी की ओर। अगली कहानी क्या है हमारे पास? अगली जो कहानी है हमारे पास वो आती है पेरू से। पेरू, पहले तो ये जानेंगे पेरू ये कंट्री है कहां। पेरू ये कंट्री है साउथ अमेरिका में, एकदम वेस्टर्न कोस्ट पे। हम इंडिया, ऐसा अगर अर्थ को घुमाएं तो इधर आपको इंडिया दिखेगा वेस्टर्न साइड में, सॉरी इसके ईस्टर्न साइड में इधर इंडिया है। इधर से भी घूम के गए तो मिलेगा, लेकिन फिर भी इधर गए तो इंडिया। इधर है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फिर बगल में है इंडिया। तो यहां से घूमते घूमते हम आ गए, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का ये जो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे है पेरू, ठीक है ना। अब पेरू में खेल होने वाला था, लेकिन पेरू की आर्मी ने और वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वो खेल होने से रोक दिया। क्या हुआ था वो पहले जानेंगे। पेरू में पेड्रो कैस्टिलो नाम के जो व्यक्ति थे वो थे प्रेसिडेंट। अब पेड्रो कैस्टिलो काफी दिन से तो प्रेसिडेंट थे नहीं, ब्रीफ समय से ये प्रेसिडेंट थे। तो पेड्रो कैस्टिलो ने क्या सोचा
कि मैं मिलिट्री से हाथ मिला लेता हूं, प्रेसिडेंट हूं, मिलिट्री से हाथ मिला लेता हूं और इमरजेंसी लागू कर देता हूं। ये वो सोच रहे थे, इमरजेंसी लागू करके पूरी सत्ता अपने हाथ में कर लेने की पेड्रो कैस्टिलो सोच रहे थे। तो इन्होंने वहां की जो आर्मी है उनको अप्रोच किया और बोला, जैसे पाकिस्तान में बहुत बार होता है, हमने सुना है ना, कि वहां जो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो मिलिट्री के साथ चले जाते हैं या मिलिट्री के आशीर्वाद से बनते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के समय हुआ था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिलिट्री कूप करके, कूप करके COUP बोलते हैं हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन। तो मिलिट्री ने क्या कर दिया था, उलटफेर कर दिया था वहां सरकार का, उनको दबा दिया था और खुद वो वहां पे राष्ट्रपति बन गए थे, बराबर। तो ये तो किया था प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, यानी बाद में प्रेसिडेंट बने, पहले तो मिलिट्री चीफ थे। यहाँ पे कुछ उल्टा होने वाला था, यहाँ के जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी है वो पूरी सत्ता अपने हाथ में लेने वाले थे। मिलिट्री को साथ में लेके मिलिट्री के पास गए, वहां की जो मिलिट्री है उनके पास गए और उनको बोला कि आप मेरे साथ आइए, हम इमरजेंसी लागू कर देंगे, आपकी शक्ति का हम लोग उपयोग करेंगे और पेरू में सत्ता संभालेंगे, ऐसा ये सोच रहे थे। पर वहां की आर्मी ने क्या किया, उनकी आर्मी ने बोला नहीं, ये देश चलता है संविधान पे, संविधान के बेसिस पे, यहाँ इमरजेंसी नहीं लगेगी, पूरी सत्ता आपके अकेले के हाथ में नहीं रहेगी और हमको खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सारी चीजों में। पर ये बात जो वो करने का सोच रहे थे, ये बात आ गई पब्लिक में, और जैसे ही पब्लिक में आई तो दुनिया भर से उनके खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो गई। अब कल का जो दिन शुरू हुआ, वो दिन में हुआ क्या, तो ये कल के दिन में जैसे ही ये प्लान का पता चला, वैसे ही वहां का जो सेशन है, यानी वहां की जो लोकसभा कहेंगे आप, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स का हाउस, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे कराई गई वोटिंग, और वोटिंग के द्वारा सॉरी एक्सक्यूज पेड्रो कैस्टिलो को इम्पीच किया गया। इम्पीच करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो बराबर है, तो 130 मेंबर्स की पार्लियामेंट में 101 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्होंने बोला कि हमको ये बंदा नहीं चाहिए, इसको निकालो। प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस, इनको निकालने के लिए इम्पीचमेंट की जरूरत होती है, यानी इम्पीचमेंट की ये प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा देखो, वो गलत कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको निकाला कॉन्स्टिट्यूशनली ही गया, राइट। तो उनको इम्पीच किया गया, उनको निकाला गया, और जैसे ही इम्पीचमेंट हुआ वैसे ही वहां की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और धर लिया और डाल दिया जेल में। वो अभी जेल में है, तो उनको पकड़ के रखा है अभी। तो वहां से इनको तो निकाल दिया गया है। अब जगह वैकेंट हो गई थी प्रेसिडेंट की, तो अब उनकी जगह किसको चुना गया है, उनकी जगह चुना गया है डीना बोलुआर्टे को। डीना या डाइना बोलुआर्टे, इनको नया प्रेसिडेंट चुना गया है पेरू का, और ये पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। ये बनी है पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट। तो दिस इज अ बिग थिंग, ये एक बिग न्यूज है। और आई होप आपको इसके पीछे की जो कहानी है, यानी इम्पीचमेंट की कहानी, जहां पे पेड्रो कैस्टिलो को निकाला गया, उन्होंने वहां की आर्मी के साथ मिलके कूप करने का सोचा था, लेकिन आर्मी ने उनको बोला हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और आप ये करो मत। लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, प्लान उनका चल रहा था। लेकिन फिर जैसे ही प्लान पब्लिक में आ गया, उनको इम्पीच कर दिया गया, उनको अपने पद से निकाला गया है। और उनकी जगह जो वैकेंट जगह थी, वो जगह किसने ली है, तो वो ली है डायना बोलुआर्टे ने, जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा पॉइंट, इसके पीछे की कहानी भी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब चलते अगली कहानी की ओर। नाम बदल दे, नहीं करंट अफेयर्स की जगह करंट कहानियां रखने का सोच रहा हूं मैं, करंट कहानियां, नहीं कहानी सुनेंगे हम लोग। अब कहानी किसकी सुनेंगे, अब कहानी सुनेंगे सुष्मिता शुक्ला की। सुष्मिता शुक्ला कौन बनी है, ये बनी है पहली वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। कहां की वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी है, ये बनी है VP और COO। कहां की, तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की। कहां की, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। अब आप बोलेंगे हमने तो फेडरल रिजर्व सुना था, ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क क्या नई चीज है।
चलो तो अब क्या करेंगे हम, थोड़ी सी कहानी या स्ट्रक्चर ये यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसके बारे में या उसका भी देख लेते हैं। देखो क्या है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बराबर है, ये सारा बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया का वो रेगुलेट करता है। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में है फेडरल रिजर्व, को बोला जाता है फेडरल रिजर्व। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे फेडरल रिजर्व सिस्टम या फेडरल रिजर्व बैंक या सिर्फ फेड इतना भी बोला जाता है ना। तो ये हो गया आपका फेडरल रिजर्व। अब फेडरल रिजर्व के को और रन करने के लिए इसके तीन अलग अलग अंग है या तीन अलग अलग विंग्स, ऐसा समझिए। कौन से तीन, सबसे पहले तो होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सबसे पहले होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये सबसे ऊपर होते हैं। इसके बाद होते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी ये दूसरा होता है, इसको बोला जाता है एफओएमसी, एफओएमसी। और तीसरा जो होता है फिर वो होती है रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक, रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स। यानी देखो फेडरल रिजर्व जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके तीन मेन विंग्स है। पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, दूसरा है फेडरल ओपन मार्केट कमिटी और तीसरा है रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स। ऐसी कितनी रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स है यूएसए में, वो है टोटल 12। ये आपके एक सवाल का जवाब, 12 फेडरल रिजर्व, 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स है। अब ये जो टोटल 12 फेडरल रिजर्व बैंक्स है उनमें से एक बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। अब ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो है वो बहुत ही पावरफुल रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक है। पावरफुल क्यों, क्योंकि एसेट्स के हिसाब से ये वहां की सबसे बड़ी रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक है, एसेट के हिसाब से सबसे बड़ी है। दूसरा, इनका गोल्ड का रिजर्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व इनके पास ही है, न्यूयॉर्क वाली फेडरल रिजर्व बैंक के पास। और तीसरा, ये जो फेडरल ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं इसको पूरी तरह मैनेज करने का काम ये न्यूयॉर्क की रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक करती है। तो ये ऐसा कहा जाए कि जितनी 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स है उनमें से न्यूयॉर्क की रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक ये सबसे पावरफुल है। तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बनी है, मतलब सेकेंड टू दी प्रेसिडेंट, ये कौन बनी है, ये बनी है इंडियन ओरिजिन की सुष्मिता शुक्ला। तो इंडियन ओरिजिन की सुष्मिता शुक्ला ये वहां की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब इनके बारे में भी थोड़ा जान ले तो अच्छा है। देखो जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम कहानी से जोड़ सके उनको, और फिर कहानी याद रहेगी तो हमको नाम भी याद रहेंगे। इनकी कहानी क्या है, तो ये तो मुंबई से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके फिर उन्होंने यूएस में एमबीए इन फाइनेंस किया, फिर शी वेंट इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इंश्योरेंस के सेक्टर में ऑलमोस्ट उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। कितना, इंश्योरेंस के सेक्टर में एक्सपीरियंस है 20 इयर्स का। तो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनका इंश्योरेंस सेक्टर में, और अब ये बैंकिंग के सिस्टम में आ गई है, मतलब ऑफकोर्स लीडरशिप रोल में है इसीलिए। तो अब वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट करके काम संभालेंगी। कहां का, तो रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का। आई होप ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, और इसके पीछे की कहानी ये सुष्मिता शुक्ला जी है ना। तो इस ये पॉइंट और इसके पीछे की कहानी दोनों आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। अगली कहानी क्या है हमारी, अगली कहानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में है, और ये अपॉइंटमेंट है नाबार्ड की। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमने नाबार्ड के बारे में वैसे भी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस में हर बार पढ़ा है। नाबार्ड का मतलब क्या, तो नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बनी थी नाबार्ड, नाबार्ड बनी थी यानी एग्जिस्टेंस में कब आई है, तो ये आई थी 12 जुलाई 1982 को, बराबर है।
काय के अकॉर्डिंग आई थी? ये आई थी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। एक्ट कब का है? तो एक्ट जो है वो है 1981 का, उसके अकॉर्डिंग ये एग्जिस्टेंस में आई। और जब और ये करती क्या है फिर, है ना? तो ये 1981 में एग्जिस्टेंस में आई, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी जो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, तो दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो 1981 के एक्ट के अनुसार 1982 में बनी। अब बन तो गई, करती क्या है नाबार्ड, ये भी हमको पता है क्या क्या करती है। तो ये जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स है उनकी एपेक्स रेगुलेटिंग बॉडी है, और कोऑपरेटिव बैंक्स की भी एपेक्स रेगुलेटिंग बॉडी है, तो उनको भी रेगुलेट करती है। तो ये बेसिकली नाबार्ड के बारे में इतना हमको पता है। अब नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो नए चुने गए हैं, और उनका नाम हमको याद रखना है। नाम क्या है? केवी शाहजी। केवी शाहजी हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नए चेयरमैन बने हैं नाबार्ड के। इससे पहले इनका एक्सपीरियंस और भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस में है। वैसे तो ये ओरिजिनली कैनरा बैंक से है। कैनरा बैंक से है का मतलब ये इन्होंने शुरुआत जो की थी कैनरा बैंक से की थी, और ऑलमोस्ट 20 सालों तक ये कैनरा बैंक में रहे। ये कहीं इस पे लिखा हुआ नहीं होगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑलमोस्ट 20 सालों तक इन्होंने कैनरा बैंक में काम किया। उसके बाद फिर इनको नया जो रोल मिला वो मिला नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, यानी एनपीसीआई में। तो ये एनपीसीआई का भी हिस्सा रहे। फिर ये केरल ग्रामीण बैंक जो है, केरला ग्रामीण बैंक, इंडिया की सबसे बड़ी ग्रामीण बैंक जो है वो है केरला ग्रामीण बैंक। तो ये केरला ग्रामीण बैंक का भी चेयरमैन का पदभार संभाल चुके हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अब इनको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है? अब इनको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अब नाबार्ड के चेयरमैन के तौर पे काम कीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो हमको याद रखनी है। केवी शाहजी has been appointed as the new chairman of National Bank and Agricultural Rural Development. I hope ये कहानी और ये किस्सा आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं अगले किस्से की ओर, अगली कहानी की ओर। अगली कहानी है बैंक ऑफ बड़ौदा को मिले हुए एक अवार्ड के बारे में। इंडियन बैंक है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो अपना सीखना तो बनता है, बराबर। तो कौन सा अवार्ड मिला बैंक ऑफ बड़ौदा को? बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है ईएजी लॉरेट अवार्ड। कौन सा मिला है? ईएजी लॉरेट अवार्ड। ये काय पे मिला है? ये मिला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ईएजी लॉरेट अवार्ड मिला है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे उन्होंने डाला था। व्हेन हार्ड वर्क मीट्स रिकॉग्निशन, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन बैंक टू विन ईएजी लॉरेट अवार्ड। ईएजी, ईएजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूरेशियन ग्रुप, ठीक है ना। तो यूरेशियन ग्रुप है ये, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म इसके अगेंस्ट काम करने वाला एक ग्रुप है। एफएटीएफ के बारे में हमने देखा था। एफएटीएफ क्या करता है कि एफएटीएफ ये जैसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, है ना। तो ये एफएटीएफ क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग की केस में या टेररिज्म को फंडिंग करने वाली जो कंट्रीज है उनको ये बाद में फिर फंडिंग नहीं आने देता या उनकी रेटिंग कम कर देता है। तो ऐसे टाइप का ही ये ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली ये एसोसिएट मेंबर भी है एफएटीएफ का, है ना। एफएटीएफ का एसोसिएट मेंबर भी है ईएजी। तो ईएजी में टोटल 9 मेंबर्स है। देयर आर 9 मेंबर्स इन ईएजी। इसमें टोटल 9 मेंबर्स है। और इनका अवार्ड फंक्शन हुआ। अब ये अवार्ड फंक्शन काय पे था? ये था फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे। तो ये अवार्ड फंक्शन कहां हुआ? ये अवार्ड फंक्शन हुआ सोची में, जो कि रशिया में है। सोचो, सोचो नहीं, सोची। क्या? सोची। कहां है सोची? रशिया में। तो सोची रशिया में ये अवार्ड फंक्शन हुआ और वहां पे ईएजी लॉरेट अवार्ड दिया गया। कौन सी बैंक को दिया गया? इंडिया की बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी सवाल बन सकता है कि ये ईएजी जो ग्रुप है, ये ईएजी में कितने मेंबर्स होते हैं? तो यहाँ पे 9 मेंबर्स है। 9 मेंबर्स में जिनके नाम आपको इजीली याद रहेंगे वो तो है इंडिया, ऑफ कोर्स इंडियन बैंक को मिला तो इंडिया है उसमें। इंडिया है, रशिया है और चाइना है, ये तो बड़े मेंबर्स। इनके अलावा कौन से मेंबर्स है? फिर बाकी के स्थान वाले मेंबर्स हैं। कौन से?
तो कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, साथ में रशिया है, पर रशिया के साथ बेलारूस भी है। तो इंडिया, चाइना, रशिया, बेलारूस और फिर पांच स्थान कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 9 मेंबर्स का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ईएजी। ईएजी लॉरेट अवार्ड मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को, और ये इंडिया की पहली बैंक बनी है जिसको ये अवार्ड मिला। कहां मिला? सोची में। सोची कहां है? रशिया में। आई होप ये किस्सा पूरी तरह से आपके दिमाग में हो गया होगा फिट। चलो अब चलते हम अगले पॉइंट पे। अगला किस्सा क्या है? अगला किस्सा है आयुर्वेद का कांग्रेस हो रहा है। आयुर्वेद का कांग्रेस हो रहा है मतलब आयुर्वेद की पे मीटिंग चल रही है, चर्चा चल रही है। कांग्रेस का मतलब है मीटिंग, चर्चा, है ना। तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस, 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस ये हो रहा है। और आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो ये हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये 8 तारीख से शुरू हुआ और 8 तारीख से 11 तारीख तक चलेगा। कहाँ हो रहा है? वहीं पणजी में, जहाँ के अक्टूबर की डेट्स हमको याद है ना। तो हाँ, दृश्यम देखा है ना, बस वही। तो वहां की, तो पणजी की अपने को अक्टूबर की डेट्स याद है सारी, है ना। तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2002 ये कहाँ हुआ, कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है गोवा में। गोवा में कहाँ पे? तो गोवा में हो रहा है पणजी में। कब से कब तक? कब से कब तक? तो ये हो रहा है 8 दिसंबर से लेके तो 11 दिसंबर तक। तो होगा बेसिकली काय पे? तो यहाँ पे सारे प्रैक्टिशनर्स, इंडस्ट्रियल लीडर्स, ट्रेडिशनल हीलर्स, एजुकेशनिस्ट, स्टूडेंट्स, ये सब लोग वहां आएंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा बन रहा है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। और इसका जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको को याद रखना है। वो थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, है ना। WAC यानी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, WAC इसका जो इस साल का थीम है वो है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इज द थीम फॉर वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस। और कहाँ हो रहा है? पणजी में। कब से कब तक? 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। यहां तक अगर क्लियर होगा तो अब हम चलते हैं अगली कहानी की ओर। बहुत इंटरेस्टिंग है अगली कहानी। इंटरेस्टिंग इन द सेंस थोड़ा हिस्ट्री भी पता चलेगा और एक सवाल का जवाब भी इसमें छुपा हुआ है। अब है क्या, यहां हुआ क्या है? IFR 22। IFR का मतलब होता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। फ्लीट यानी शिप्स का ग्रुप। शिप्स के लिए कलेक्टिव नाउन है फ्लीट, जैसे कार्स का भी कलेक्टिव नाउन हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 22 ये पहली बार बांग्लादेश द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज की शिप्स वहां पे आती है और उनकी एक कॉमन एक्सरसाइज होती है। अब बांग्लादेश ने क्यों ऑर्गेनाइज किया और कहां ऑर्गेनाइज किया, इस पे चर्चा करते हैं। तो कहानी सुनो। क्या है, बांग्लादेश का फॉर्मेशन शुरू हुआ, बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1971 में। उस समय पे इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जो वो समय पे 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। उसमें वेस्ट पाकिस्तान के लोग बहुत जुल्म ढा रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे। तो इसमें इंडिया ने सोचा कि इंडिया ने इसमें बीच बचाव करना चाहिए। वो समय पे हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। अब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ 1971 में, और उस वॉर के अनुसार इंडिया ने बांग्लादेश को एक अलग कंट्री का दर्जा दिया। तो बिफोर, तो इंडिया ही पहली कंट्री थी जिसने उनको एक अलग कंट्री का दर्जा दिया। तो इसमें बांग्लादेश हो गया अलग। तो बांग्लादेश के जो पहले, बांग्लादेश की जो पूरी फाइट को लीड करने वाले थे उस समय पे, ईस्ट पाकिस्तान की फाइट को वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट लीड करने वाले जो थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फिर बांग्लादेश ने फादर ऑफ द नेशन का
फादर ऑफ द नेशन उन्हें कहा जाने लगा, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया उनको एज फादर ऑफ द नेशन। जैसे हम गांधी जी को इंडिया में फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, वैसे शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में फादर ऑफ द नेशन का ऑफिशियली उनको कहा जाने लगा। अब उनकी जो बर्थ, वो बने पहले प्राइम मिनिस्टर और वहां के बांग्लादेश के, इन्होंने फिर सत्ता संभाली वहां पे, और बांग्लादेश ने फिर तब से फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बांग्लादेश क्या करता है कि उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, एक तो उनकी या अभी 1971 में अलग हो गया, तो 2021 के बाद ये जो पूरा साल था वो इनका 50वां साल था इसका, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस का। तो उन्होंने इसको स्वर्णिम वर्ष करके सेलिब्रेट किया। मैं एग्जैक्ट नाम बताता हूं उसका आपको, उनका नाम है स्वर्णिम विजय वर्ष, है ना। तो वो स्वर्णिम विजय वर्ष करके सेलिब्रेट किया। और इतना ही नहीं, उनके जो शेख मुजीबुर रहमान है, ये फादर ऑफ द नेशन है, तो इनकी 100वीं वर्षगांठ, है ना, इनका 100th बर्थडे को सेलिब्रेट, बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वहां की जो बांग्लादेश नेवी है, तो बांग्लादेश की नेवी ने ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू ऑर्गेनाइज किया था। अब क्लियर हो गया पूरा पिक्चर, IFR क्या है, क्यों किया गया, क्योंकि ये 100th बर्थ एनिवर्सरी है शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु, यानी बांग्लादेश, सभी बांग्लादेशियों, सभी बंगाली लोगों का फ्रेंड, बंग बंधु का टैग दिया गया है, इनका नाम दिया गया कि पहचान से के नाम से वो जाने जाते हैं। तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये फादर ऑफ द नेशन है, इनका बर्थ एनिवर्सरी है 100th। इसको सेलिब्रेट करने के लिए बांग्लादेश की नेवी ने IFR को ऑर्गेनाइज किया था। अब इसको चीफ गेस्ट कौन आया था, इसमें चीफ गेस्ट थी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, शेख हसीना। शेख हसीना अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, काफी सालों से है ये, अभी प्राइम मिनिस्टर है। और ये शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर है ना। शेख हसीना इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। तो ये एक तो आपके सवाल का जवाब हो गया ना। तो ये चीफ गेस्ट थी। अब इंडिया की तरफ से भी कुछ शिप, एक्चुअली लार्जेस्ट कंटिजेंट तो था, सबसे बड़ा कंटिजेंट, सबसे ज्यादा शिप्स इंडिया ने भेजी थी। किसको किसको भेजा था इंडिया ने? इंडिया ने भेजा था INS कोची को, कवरत्ती को और सुमेधा को। 3 शिप्स हमने भेजी थी, INS कोची, INS कवरत्ती और INS सुमेधा। ये 3 शिप्स वहां पे गई थी हमारी, सॉरी, INS कोची, कवरत्ती और सुमेधा, ये 3 शिप्स इंडिया से वहां गई थी और इन्होंने IFR में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई होगी। ये कब से कब तक हुआ? तो ये 6 दिसंबर से हुआ 9 दिसंबर तक, यानी कल ये कंक्लूड हो गया। ठीक है ना। तो 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक IFR हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था बांग्लादेश नेवी ने। चीफ गेस्ट थी शेख हसीना। इवेंट था बर्थ, सैनिटरी बर्थ एनिवर्सरी, यानी 100वीं वर्षगांठ थी। इसकी बर्थ एनिवर्सरी थी किनकी? फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश। कौन? उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, राइट। और इसमें इंडिया की तरफ से 3 शिप्स, जो लार्जेस्ट कंटिजेंट था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये तीनों शिप्स आर इंडिजिनियसली बिल्ट इन इंडिया। तो इंडिया वहां जाके भी ये दिखाना चाहता था कि देखो ये सारी इंडिया ने, हमने अपनी खुद बनाई हुई शिप्स है, तो इसको शोकेस भी करना था इंडिया को, और इसीलिए 3 शिप्स यहां से गई थी। आई होप ये कहानी, ये किस्सा एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलेंगे अपन अगले पॉइंट की तरफ। क्या है? करेंसी स्वैप। RBI ने मालदीव्स के साथ किया है करेंसी स्वैप, बराबर है। अब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है, पहले तो ये समझेंगे ये करेंसी स्वैप होता क्या है, और फिर चलेंगे मालदीव्स के साथ अब पॉइंट क्या है। ठीक है ना। तो RBI का ये नोटिफिकेशन आया कल शाम में कि RBI ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट शुरू किया है। किसके साथ साइन किया? मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ ना। मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, इसके साथ करेंसी स्वैप साइन किया है। अब ये सब्जेक्ट क्या है करेंसी स्वैप वाला? देखो क्या होता है, एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमने इससे पहले 400 मिलियन रुपीस का करेंसी स्वैप किया था। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। देखो अभी प्रॉब्लम, यानी करेंसी स्वैप है क्या? स्वैप का मतलब समझिए, स्वैप मतलब एक्सचेंज, लेना देना। जैसे
आपको आपके दोस्त ने नई गाड़ी ली और आपके पास वो यामा है RX 100 और आपके दोस्त ने नई बाइक ली। कुछ दिन के लिए आपको लगता है यार वो नई गाड़ी कुछ दिन के लिए चला के देखूं, और उसको लगता है यार मेरी अभी भी तेरे को नहीं क्या वो RX 100 से मन नहीं उठ रहा मेरा, मेरे को वो चला नहीं है। तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है 2 महीने के लिए RX 100 तू जरा 2 महीने के लिए नई वाली बाइक मैं चलाता हूँ। तो आपने ये क्या कर लिया, ये स्वैप कर लिया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं स्वैप। अब यहाँ पे क्या का स्वैप हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है करेंसी का स्वैप। अब ये करेंसी के स्वैप में क्या होता है और क्यों होता है। अब जैसे हम श्रीलंका के एग्जाम्पल से थोड़ा सा लेंगे, हमको पता था श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व्स एकदम से डिप्लीट हो गए थे। अब डिप्लीट हो गए थे फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी फॉरेक्स रिजर्व काय में मेंटेन करते हैं हम, एक ऐसी करेंसी में कि जो ग्लोबली चलती हो। वो कौन सी थी, लेट्स से डॉलर, बराबर है। अब ये डॉलर जो है श्रीलंका के खत्म हो गए थे। अब श्रीलंका के पास थे नहीं डॉलर्स। अब तो श्रीलंका खाना कैसे खरीदेगा, क्योंकि बाहर से लेना था उनको। पेट्रोल डीजल ये कैसे खरीदेगा, ऑयल कैसे खरीदेगा, तो कुछ खरीद नहीं सकता था। फिर क्या सोचा, फिर अब इसके लिए इनको चाहिए थे डॉलर। अब डॉलर देगा कौन इनके लिए, तो इनके नेबर्स अच्छे हैं। अच्छा इनका नसीब, इनके नेबर्स अच्छे हैं, हमारे जैसे इंडिया वाले है ना, तो इनके नेबर्स अच्छे। तो इन्होंने इंडिया को बोला देखो तुम्हारे पास तो फॉरेक्स रिजर्व अच्छे हैं, तो मेरे को कुछ देते क्या तुम डॉलर्स। तो हमने बोला हाँ ठीक है डॉलर देंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा। तो बोलेंगे हम तुमको श्रीलंकन रुपी देंगे। अब हम बोलेंगे देखो डॉलर का तो हम काम करेंगे कि डॉलर का कैसा, हम जब डॉलर बाकी कंट्रीज को देते हैं तो हमको बाहर से बाकी चीजें मिलती है, वो श्रीलंकन रुपीज हम लोग कहाँ देंगे। फिर हमारी सरकार ने सोचा चलो श्रीलंकन रुपी से हम श्रीलंका का तो सामान खरीद ही सकते, बराबर है, क्योंकि हम भी काफी सारी चीजें श्रीलंका से इंपोर्ट करते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने और श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने बोला हम तुमको 400 मिलियन का क्या देंगे, 400 मिलियन श्रीलंकन रुपीस देंगे, तुम हमको उतने के डॉलर दे दो। तो इधर से पैसे श्रीलंकन रुपीस में आए और इधर से डॉलर उनको गए, सिंपल। इससे क्या हुआ, श्रीलंका का फायदा, श्रीलंका के पास डॉलर आ गए कुछ तो भी खरीदने के लिए, बराबर है। ये 400 मिलियन डॉलर्स ही थे, है ना। तो 400 मिलियन सॉरी ये 400 मिलियन अपन ने उनको कितना दिया था, हमने उनको दिया था 400 मिलियन डॉलर्स दिया था, है ना। मालदीव्स के साथ जो हमारा डील हुआ है वो है 200 मिलियन डॉलर्स का, ठीक है ना। वैसे सार्क, ना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका एक फ्रेमवर्क है करेंसी स्वैप का, उसके अकॉर्डिंग हम 2 बिलियन का करेंसी स्वैप कर सकते हैं, है ना। तो ये एक एडिशनल पॉइंट आप ध्यान में रखिए, सार्क के फ्रेमवर्क के अनुसार 2 बिलियन का हम लोग करेंसी स्वैप कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ कितने का किया है, 200 मिलियन डॉलर्स का। अब वापस आते श्रीलंका वाले मुद्दे पे, क्या हुआ था श्रीलंका वाले मुद्दे पे, फिर से देखते एक बार शॉर्ट में। श्रीलंका वाले मुद्दे में क्या हुआ था कि श्रीलंका को डॉलर्स की जरूरत थी, तो हमने उनको बोला ठीक है हम तुमको देंगे कितना, 400 मिलियन डॉलर्स देंगे हम तुमको, 400 मिलियन डॉलर्स। इसके बदले में तुम हमको क्या दो, श्रीलंकन रुपीस दो, ठीक है ना। तो श्रीलंकन रुपीस इंडिया में आया और इंडिया ने 400 मिलियन डॉलर उनको दिया। अब जब इंडिया को इंपोर्ट करना था चीजें, यही श्रीलंकन रुपी उनको चिपका दिया, बोले ये लो श्रीलंकन रुपी, चलो सामान दो, चलो सामान दो। ऐसा करके अपन ने अपना काम कर लिए और श्रीलंका को भी डॉलर मिल गया। ये बेसिकली होता क्यों है, ये होता है जब किसी कंट्री को शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर्स की या ऐसी करेंसी की कमी पड़े जो करेंसी दुनिया भर में चलती हो, बराबर है। तो ऐसी के वक्त फिर वो करेंसी स्वैप करता है। तो मालदीव्स की भी ऐसी ही कुछ जरूरत आन पड़ी, इसीलिए फिर उन्होंने किससे है, उनका भी नेबर कौन है, पास में कौन है, इंडिया, अच्छा दोस्त है, इंडिया सभी का अच्छा दोस्त है ना। तो मालदीव्स ने फिर इन आरबीआई से रिक्वेस्ट की, आरबीआई ने 200 मिलियन डॉलर्स का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, यानी हमने मालदीव्स का रुपया लिया, क्या है मालदीव्स की करेंसी, रुपया, है ना। तो हमने मालदीव्स से रुपया लिया और उनको दिया है डॉलर, बराबर। तो कितना दिया है, 200 मिलियन डॉलर्स, बराबर है। और ये 200 मिलियन डॉलर्स एकदम से ले सकेंगे नहीं, उनको क्या ड्रॉल्स की परमिशन दी है। कितने ड्रॉल्स की, देखो यहां लिखा है परमिशन टू मेक ड्रॉल्स यानी पैसे लेने की, ड्रॉ करना, ठीक है ना। ऑथोरिटी ऑफ ड्रॉल्स इन मल्टीपल ट्रांचेस, कितने भी और कैसे भी वो मल्टीपल, इसमें आज 50 मिलियन डॉलर उठा लिया, कल 20 मिलियन डॉलर उठा लिया, फिर और 50 मिलियन डॉलर उठा लिया, ऐसे।
तो वो मल्टीपल इसमें वो पैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर है। कितने तक, मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी उसकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी $200 बिलियन तक। आई होप ये पूरा किस्सा आपको समझ गया होगा, करेंसी स्वैप क्या है ये समझ गया होगा, और हमने मालदीव्स के साथ जो एग्रीमेंट किया है वो भी समझ गया होगा। किसके अकॉर्डिंग किया है इसको याद रखना, हमने इसको किया है सार्क करेंसी फ्रेमवर्क, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू $2 बिलियन की है। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर पॉइंट। चले अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है फोर्ब्स की एक लिस्ट के बारे में। देखो ये फोर्ब्स की लिस्ट अभी हम कल भी चर्चा की है, फोर्ब्स की लिस्ट पे परसों भी किए थे। परसों जो लिस्ट हमने देखी थी वो देखी थी एशिया के फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट। कल जो हमने लिस्ट देखी थी वो थी 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड की लिस्ट, है ना, जिसमें उर्सुला वॉन डर लेयन ने टॉप किया था। ये जो लिस्ट है अभी, ये जो लिस्ट आई है ये है रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में फोर्ब्स की लिस्ट में एलन मस्क को पीछे छोड़ने वाले बने हैं कोई तो भी, और कौन बने हैं, एलन मस्क को किसने पीछे छोड़ा, एलन मस्क को पीछे छोड़ा बर्नार्ड अर्नोल्ट ने। किसने पीछे छोड़ा, बर्नार्ड अर्नोल्ट ने। बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, और फैमिली भी है ना, अकेले नहीं है, पूरी फैमिली। तो साथ ये कौन है, ये है लुई विटॉन, आपने नाम सुना है, तो लुई विटॉन की जो पेरेंट कंपनी है ना LVMH, ये उसके CEO है, यानी ये उनकी कंपनी है। तो एलन मस्क हमको पता है टेस्ला के CEO है, तो ये एलन मस्क को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। कौन, बर्नार्ड अर्नोल्ट बन गए थे। अब मैं आपको करंट न्यूज बताता हूं, अभी जब रिकॉर्ड कर रहा था बस उसके थोड़ी देर पहले फोर्ब्स पे रियल टाइम लिस्ट मैंने चेक की, और रियल टाइम लिस्ट में वापस एलन मस्क इनके आगे निकल गए हैं। ठीक है, पर फिर भी थोड़ी देर के लिए वो गए थे, जब मैं पॉइंट लिखा तब वो गए थे फर्स्ट नंबर पे, है ना, वो पहले नंबर पे गए थे, और अभी जस्ट आपको बताने से पहले थोड़ा देर चेक किया तो रियल टाइम में फिर एलन मस्क निकल गए। तो ये रियल टाइम चलता रहता है ना, रियल टाइम डेटा होता है फोर्ब्स के पास कि ये कौन फर्स्ट पे है कौन सेकंड पे। लेकिन रियल टाइम तीसरे नंबर पे कौन बना हुआ है, गौतम अदानी, ये दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट आदमी बने हुए हैं तीसरे नंबर पे, 1 और 2 पे ये दोनों खेल रहे। लेकिन उसी समय पे ब्लूमबर्ग भी ये रेटिंग्स देता है, तो उसी समय पे ब्लूमबर्ग पे, जिस समय पे बर्नार्ड अर्नोल्ट फर्स्ट नंबर पे चले गए थे, उसी समय पे यहां पे वो सेकंड नंबर पे थे, और उनके उनके ब्लूमबर्ग के हिसाब से रिचेस्ट पर्सन वाज स्टिल एलन मस्क। अब मतलब इन दोनों की कैलकुलेशन में एक तो गड़बड़ है, या इन दोनों के डेटा में कम ज्यादा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। पर थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था कि फोर्ब्स की लिस्ट में एलन मस्क वाज, फोर्ब्स की लिस्ट में बर्नार्ड अर्नोल्ट वाज द टॉपर, और ब्लूमबर्ग की लिस्ट में एलन मस्क वाज द टॉपर। रियल टाइम डेटा में अभी स्टेटस को अभी वो बना हुआ है कि एलन मस्क पहले नंबर पे है, लुई विटॉन के मालिक जो है ना, मालिक, वो उनका नाम बर्नार्ड अर्नोल्ट, वो सेकंड नंबर पे है, और गौतम अदानी ये तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। आई होप ये लिस्ट आपको याद रहेगी, तीनों व्यक्तियों के नाम भी याद रहेंगे, और जिन्होंने लिस्ट पब्लिश की उनके भी नाम याद होंगे। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी हमने कल ही चर्चा की थी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, फोकस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, हाँ, दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, और गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शंस और हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शंस के भी रिजल्ट आए। तो दिल्ली के जो एमसीडी के इलेक्शन है उसमें पहली बार काउंसिलर करके एक ट्रांसजेंडर चुन के आए हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है बॉबी किन्नर के नाम से जाने वाली बॉबी, ये बनी है सुल्तानपुर एरिया से पहली बार, वो एक पहली ट्रांसजेंडर काउंसिलर बनी है दिल्ली की। तो दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर काउंसिलर कौन है, ये अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना उनका नाम है बॉबी किन्नर, और बॉबी किन्नर ये सुल्तानपुर एरिया से चुनी गई है, सुल्तानपुरी एरिया से चुनी गई है। ऐसा नहीं है कि ये बस ट्रांसजेंडर है इसलिए इलेक्शन में आई और जीती, ऐसा नहीं है। वो पिछले 15 सालों से सोशल एक्टिविस्ट रही है। जब छुट्टी थी तो स्कूल में
क्योंकि बहुत बुलिंग होता था, बच्चों की ओर से तकलीफ दी जाती थी, इसलिए 9वीं में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद फिर उनको उनकी फैमिली ने उनको किसी बाबा के पास छोड़ा। तो बचपन में ये बचपन में या फिर यंग जब हो रही थी, बढ़ रही थी, उम्र बढ़ रही थी, तब भी ये वेडिंग में डांस वगैरह किया करती थी। इसके बाद उन्होंने एक एनजीओ से जुड़ी और सोशल एक्टिविटी में, सोशल वर्क में आई। इन्होंने बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। इतना ही नहीं, जब ये एंटी करप्शन का मूवमेंट सारा चला था, जिसमें अन्ना हजारे दिल्ली में अनशन पर बैठे थे, वो मूवमेंट से ये जुड़ी और तभी ये अभी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, इनके कांटेक्ट में आई। तो पहली बार यानी 2017 में जब एमसीडी के इलेक्शन में जब वो खड़ी हुई थी, पहली बार तब खड़ी हुई थी, तब एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी हुई थी। तब तो जीत नहीं पाई, पर इस बार उनको आम आदमी पार्टी का टिकट मिला और उस टिकट पे ये अभी जीत के आई है और बनी है दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर काउंसिलर। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। इन्होंने वरुण ढाका को ऑलमोस्ट 6,500 वोटों से हराया। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर काउंसिलर कौन बनी है, नाम याद रखना, बॉबी किन्नर। ठीक, चलो, तो ये कहानी भी, इनकी भी कहानी आपको याद आ गई होगी। यहाँ पे फोटो लगा है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इनकी कहानी आपको समझ गई होगी। चलो अगले पॉइंट पे चलते। अगला पॉइंट है एक पार्टी से रिलेटेड। फिर से अभी तो हमने ये आम आदमी पार्टी वाला किस्सा सुना, अब सुनेंगे टीआरएस वाला किस्सा। अब हमारे शहर को लगा हुआ एक स्टेट है, हमारे शहर को लगा हुआ स्टेट है, कौन सा है, तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट में रूल कौन कर रहा है, तेलंगाना स्टेट को अभी फिलहाल रूल कर रही है टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति रूल कर रही थी। पार्टी वही है, नाम बदल गया। पार्टी वही है, नाम बदल गया। नाम कैसे बदला, पार्टी जो है ना टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, कहानी पे आएंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पहले तेलुगु देशम पार्टी का हिस्सा थे सभी। ये जो आपको यहां देख रहे हैं ना केसीआर, ये तेलुगु देशम पार्टी में थे। फिर इनको ऐसा लगा कि तेलुगु देशम पार्टी में है पर तेलंगाना का मुद्दा उठ नहीं रहा है, तो इन्होंने तेलंगाना बनाने के लिए ही एक अलग पार्टी बनाई जिसके वो प्रेसिडेंट बने। तो तेलंगाना बनाने वाली जो पार्टी थी उन्होंने बनाई, वो थी टीआरएस। और ये इनका नाम क्या है, ये है केसीआर, के चंद्रशेखर राव, है ना। तो इन्होंने बनाई टीआरएस। अब टीआरएस ने 2014 के इलेक्शन में काफी सीटें जीती, फिर 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी काफी सीटें जीती और केसीआर बने चीफ मिनिस्टर। अब लेकिन इनको ऐसा लगता है कि टीआरएस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था तेलंगाना बनाने का, वो तो सक्सेसफुल हो गया। अब क्या करना है, अब इनको लग रहा है कि अब वक्त आ गया कि उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है। तो नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है तो फिर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति नाम लेके जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इन्होंने पूरी इनकी जो पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग होती है, वो जनरल बॉडी मीटिंग में 5 अक्टूबर को, ये डेट याद रखना, 5 अक्टूबर को इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम टीआरएस का नाम बदलेंगे। नाम बदल दिया गया और नया नाम रखा गया भारत राष्ट्रीय समिति। टीआरएस के जगह वो हो गए बीआरएस, है ना। टीआरएस के जगह क्या हो गए, बीआरएस यानी भारत राष्ट्रीय समिति। और फिर उन्होंने दे दिया एप्लीकेशन, देखो नाम चेंज कर लिए। अब नाम चेंज हो गया, या बताना भी तो पड़ेगा ना, या परमिशन भी लेनी पड़ेगी कि इसको एक्सेप्ट करो नए नाम को। तो ये दिया फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और कल इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया लेटर, बोले तुम्हारा नाम को एक्सेप्टेंस मिल गया है। तो अब से टीआरएस को कौन से नाम से जाना जाएगा, अब वो जाना जाएगा बीआरएस यानी भारत राष्ट्रीय समिति। आपको ये सवाल आ सकता है कि कौन सी पार्टी का नया नाम बनके भारत राष्ट्रीय समिति बना है, तो नाम याद रखिएगा, वो थी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जो कि जिसके प्रेसिडेंट अभी फिलहाल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, आई होप ये कहानी, ये किस्सा एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो अब चलते अगले पॉइंट की ओर। देखो कितने सारे मुद्दे हैं हमारे पास चर्चा करने, कल के ही हैं सारे, लेकिन बहुत सारे, हाँ डिटेल में। मैं जैसे कह रहा हूं, देखने का नहीं, मस्त हेडफोन लगाने का, शांति से सुनने का, है ना। तो क्या है अगला पॉइंट अपने पास, अब हम चलेंगे मेघालय। मेघालय की गवर्नमेंट ने कुछ तो भी खास किया है। क्या खास किया है, तो इन्होंने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बनाया है। क्या बनाया इन्होंने, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब, और इसको कोई नेटवर्क के थ्रू चलाया जाएगा जिसका नाम होगा मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क। मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के अकॉर्डिंग इसको चलाया जाएगा। अब ये है क्या और इसका यूज क्या होगा,
तो ये बेसिकली एक ड्रोन डिलीवरी का हब बनेगा, एक सेंटर बनेगा, हब बोले तो सेंटर, और वहां से अलग अलग जगह ड्रोन से इंपॉर्टेंट चीजों की डिलीवरी की जाएगी। तो इसका हब बनेगा कहां पे? तो ये बनेगा एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम है जेंगल हॉस्पिटल, और जेंगल हॉस्पिटल से 50 किलोमीटर की रेडियस पे ये जेंगल हॉस्पिटल हो गया। अब इसकी 50 किलोमीटर की रेडियस से ड्रोन से डिलीवरी दी जाएगी अलग अलग चीजों की। और डिलीवरीज काय की दी जाएगी? तो डिलीवरीज दी जाएगी मेडिसिन की, है ना, डिलीवरीज दी जाएगी ड्रग्स की, मेडिसिन की, सैंपल्स की, वैक्सीन्स की, ब्लड कंपोनेंट्स की, ऐसे सारी चीजों की डिलीवरी इससे दी जाएगी जो बहुत जरूरी है। यानी कहीं पे मेडिसिन बहुत जल्दी से पहुंचवानी है तो वहां से ड्रोन से पहुंचा दिए, जहां 2.5 घंटा लगता था वहां से 30 मिनट में काम हो जाएगा, बराबर है। जहां पे ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है, लेकिन अब सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक बंदा जाएगा, फिर वो सैंपल लेके आएगा, पॉसिबल नहीं है, तो बस भेज दिए। या ब्लड भेजना है इमरजेंसी के लिए, किसी पीएचसी में ब्लड भेजना है, तो यहीं से ब्लड भेज दिए। तो 50 किलोमीटर के रेडियस में जहां पे भी डिलीवरी इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ चीजों की डिलीवरी करने की बात आएगी तो वो कैसे कराया जाएगा? ड्रोन से किया जाएगा। और ऐसा एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब मेघालय ने बनाया है। कहां बनाया है? जेंगल हॉस्पिटल में। उससे 50 किलोमीटर की रेडियस में ये सारी डिलीवरीज दी जाएगी। आपको ये पॉइंट एकदम से क्लियर हो गया होगा। अभी पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट ने ये किया है, तो नाम याद रखना मेघालय। ये भी पूछा जाएगा कि ये किसके साथ किया है, तो ये किसके साथ किया है? एक स्टार्टअप है जिसका नाम है टेक ईगल, है ना, एक स्टार्टअप है टेक ईगल। तो ये इन्होंने टेक ईगल के साथ किया है। आई होप ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली याद रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि यूनिवर्सल एक्सेस पहुंचाना है हेल्थ केयर के लिए। हेल्थ केयर से जुड़ी हुई चीजों के लिए फिलहाल शुरू किया गया है, हो सके तो बाकी चीजों के लिए भी कुछ ही दिन में ये शुरू हो जाएगा। यहां तक लुक्स लाइक अभी क्या है ना, ऑफलाइन जब लेते हैं तो आपको चेहरे पे से मुझे समझ में आ जाता है समझा कि नहीं समझा। यहाँ चेहरे दिखेंगे नहीं, लेकिन आई होप ब्रेक ले लेके तो भी यहाँ तक पहुंच ही गए होंगे, है ना। तो यहाँ तक पहुंचे अभी अपन। अब चलते हैं अपने अगले मुद्दे की ओर। अगला मुद्दा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है यहाँ पे न्यूज में, और इसको पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है ना। ये पहली महिला वाली कहानी बहुत बार आ रही है अभी, राइट। तो टीटीएफआई टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? ये जो आपको यहाँ दिख रही है, ये है, इनका नाम है मेघना अहलावत। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मुझे लगता है आपने सुननी चाहिए। इनका नाम यहां दिया गया है, मेघा अहलावत बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो लगेगा वाह बहुत बढ़िया, लेकिन इसके पीछे की कहानी सुन के फिर लगेगा यार शायद कोई और होता। यानी इन पे कमेंट करना मेरे लिए तो कुछ ये नहीं है, मुझे सिर्फ एक करंट अफेयर्स का पॉइंट बताना ही नहीं है, इसके पीछे की कहानी भी बताना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए। तो ये मेघना अहलावत, इनका पूरा नाम क्या है? मेघना अहलावत चौटाला। अब ये विषय क्या है? आपने हरियाणा के दुष्यंत चौटाला इनके बारे में सुना होगा, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में है। और मेघना अहलावत से पहले दुष्यंत चौटाला ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, इनका नाम हमने सुना होगा, बेहतरीन टेबल टेनिस प्लेयर रही है ना। नाम क्या है इनका? मनिका बत्रा। अब मनिका बत्रा जब नेशनल चैंपियनशिप खेल रही थी तो इनके एक कोच थे, उन कोच ने इनको कहा मैच फिक्सिंग करने के लिए। कहानी देखो कहां से शुरू हो रही है, मैच फिक्सिंग से। तो उनके कोच ने इनको कहा मैच फिक्सिंग करना है और आपको ये अगली जो मैच है वो हारना है। इनको वो सही नहीं लगा, इन्होंने कर दी कंप्लेंट। ये गई कोर्ट और इन्होंने कोर्ट में कंप्लेंट कर दी, बोले ये टीटीएफआई में ऐसा सब चल रहा है, ये इनके कोच है और ये वहां से कोच मुझे खुद कह रहे हैं कि आप मैच फिक्स करो, अगली मैच आपको हारना है। तो इनको सही नहीं लगा, तो यहां से कंप्लेंट हो गई। अब ये कंप्लेंट कोर्ट में चली सीरियसली। कोर्ट ने फिर ये आदेश दिया
कि ये जो गड़बड़ चल रही है टीटीएफआई में, ये चल रही है क्योंकि पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये पूरे के पूरे मेंबर्स का जो बोर्ड है इसको बार करो, इसको बंद करो। तो ये सारे बोर्ड को कोर्ट ने निकाल दिया और बोला अब अगले इलेक्शन में ये इनमें से कोई भी हिस्सा नहीं लेगा। उनको बोल दिया अब आप में से कोई भी अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। तो दुष्यंत चौटाला इनको अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया था। ये प्रेसिडेंट थे। फिर नए जो इलेक्शन हुए, नए इलेक्शन में इन्होंने किसको खड़ा किया? इन्होंने खड़ा किया मेघना अहलावत को। अब जब आप इतना ही नाम पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि मेघना अहलावत, अगर पीछे की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो आपके लिए कहानी कितनी बनेगी? बस इतनी कि पहली महिला प्रेसिडेंट टीटीएफआई की कौन बनी? मेघना अहलावत। और वो कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं, पर ये कौन है? तो ये है दुष्यंत चौटाला की वाइफ। इनका पूरा नाम है मेघना अहलावत चौटाला। तो ये दुष्यंत चौटाला की ही वाइफ है जो इलेक्शन में खड़ी थी, है ना। और अच्छा, तो ये इलेक्शन में खड़ी थी और इलेक्शन जीत भी गई। इन्होंने इलेक्शन में हराया किसको? अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अच्छा कोई स्पोर्ट्स वाला था वो जीता होगा या उनको हराया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो इन्होंने किसको हराया? इनका नाम है, मैं नाम ढूंढ रहा था, इनका नाम है हर्ष सांघवी, है ना। इन्होंने किसको डिफीट किया? इन्होंने डिफीट किया हर्ष सांघवी को। हर्ष सांघवी। तो शी डिफीटेड हर्ष सांघवी। और ये हर्ष सांघवी कौन है? तो ये होम मिनिस्टर है गुजरात के, तो ही इज इनटू पॉलिटिक्स आल्सो। तो ये आखिर में क्या हुआ कि दो पॉलिटिक्स वालों की ही टीटीएफआई के प्रेसिडेंट के तौर पे लड़ाई चल रही थी। उसमें लड़ाई चल रही थी यानी इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में मेघना अहलावत जीत गई जो कि दुष्यंत चौटाला की वाइफ है। और हर्ष सांघवी जो कि अपने गुजरात के होम मिनिस्टर थे, वो खुद अपना इलेक्शन गुजरात में लड़ रहे थे, तो वो वहां से जीत गए। ठीक है, तो दोनों के लिए जीत हुई है ना। पर जो मुद्दा था वही है कि स्पोर्ट्समैन कहाँ है? स्पोर्ट्समैन है यहाँ स्पोर्ट्समैन कहाँ है? यहाँ जो स्पोर्ट्समैन है वो है ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है कमलेश मेहता। कमलेश मेहता बने हैं सेक्रेटरी, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बने हैं सेक्रेटरी। ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो ये एक्चुअली 10 बार, है ना, 10 बार ये, हाँ यहाँ आपको हर्ष सांघवी का नाम मिल जाएगा, मैं बताया था अभी। तो ये 10 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं टेबल टेनिस में। तो ही हैज बीन एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में आना थोड़ा सा खटकता है सुनने में, बस इतना ही। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से तो पॉइंट है कि मेघना अहलावत बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? ये भी पॉइंट अभी क्लियर हो गया होगा एकदम से। अब चलते आखिरी पॉइंट की ओर, आखिरी मुद्दा यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द डे। काफी लंबा लेक्चर रहा, नहीं मुझे भी थका हुआ लग रहा है अभी। हाँ, तो आखिरी पॉइंट है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ द डे। और आज कौन सा दिन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। कौन सा? आज है ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार का दिवस, है ना। और इस बार के मानव अधिकार दिवस की जो थीम है वो है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अब मुद्दा है UHDR से रिलेटेड। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, UDHR है, UDHR। ठीक है, कहानी शुरू होती है 75 साल, ऑलमोस्ट 75 साल पहले से, भी स्पेसिफिक 74 साल पहले या उससे भी पहले, जब यूनाइटेड नेशंस बना था। तो यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद सबसे बड़ा अगर कोई काम किया होगा तो वो किया था मानव अधिकार के बारे में। निर्णय ये हुआ था कि कोई भी मानव हो, बराबर है, वो फिर शायद किसी भी सेक्स से बिलोंग करता है, किसी भी रेस का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी रीजन में रहने वाला हो, वो कोई भी हो, उसके लिए कुछ बेसिक राइट्स जो है वो सेम रहेंगे, दुनिया भर में वो सेम रहेंगे। और इनको कहा गया ह्यूमन राइट्स, बराबर है।
ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स आपको सिर्फ इसीलिए मिलेंगे क्योंकि आप ह्यूमन हैं। फिर आप वो कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए, ये ह्यूमन राइट्स का पालन करना हर कंट्री की जिम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स का पालन करना कंपलसरी है किसी कंट्री के लिए, ऐसा किसी पे बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन सारी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर इसको कंट्रीज ने एक्सेप्ट करने के बाद पहली बार 10 दिसंबर 1948 को, कब की बात कर रहे हैं हम, 10 दिसंबर 1948, इस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है यूएनजीए, इन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसको एक्सेप्ट किया और उस दिन से इसको ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे मनाना शुरू हुआ। तो इसको कितने साल हो गए अभी, इसको हो गए हैं 74 साल। 2023 में हम 75वां यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो 75वीं एनिवर्सरी हम लोग अगले साल 2023 में मनाएंगे, है ना। और ये एक बहुत बड़ा निर्णय जो आज से 75 साल पहले हुआ था, उसके बारे में सेलिब्रेट करने का अगला पूरा हमारा साल है, क्योंकि ये बेसिक जरूरत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब मानव है। आई होप ये सारे मुद्दे, जितने भी मुद्दे हमने आज के देखे हैं, वो सारे एकदम क्लियर हो गए होंगे, दिमाग में एकदम फिट हो गए होंगे। सवाल इन्हीं 5 मुद्दों में से थे। एक बार आपको सवाल दिखा दूं तो इनके जवाब आपको हम आज देना है। कौन से? पहला तो है कि मालदीव्स की करेंसी क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को कौन सा अवार्ड मिला, उसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया है। शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये भी बता दिया है आपको। कितनी टोटल यूएस में रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स है, इसका भी आंसर आपको दे दिया है। और पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है, इसका भी आंसर आपको मिल गया है। तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। अब यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।